हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, तो इसी क्रम में कक्षा 9 विज्ञान की एनसीईआरटी जिसमें अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इज इन आवर सराउंडिंग्स, इस पाठ का अध्ययन करेंगे आज। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ क्या है? इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलेगा? इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हैं निर्जीव हैं, वो सारी वस्तुएं किसकी बनी हैं? पदार्थ की बनी होती हैं। पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है, अपना आयतन होता है। प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंचतत्व कहा गया है। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलता है? प्राचीन दार्शनिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर बने हैं। फ्रेंड्स, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। लेकिन जो ये चैप्टर है अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, यहाँ पर हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं आपका 1.1 पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, जो पदार्थ जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से आपका मिलकर बना है। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है? विश्व में जितने भी आपके पदार्थ हैं, चाहे वो सजीव या निर्जीव हों, वो सभी जो है आपके कणों से मिलकर, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं? फ्रेंड्स, आप देख होंगे 1.1.2, यहाँ आप देख होंगे पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सूक्ष्म होते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल को अगर हम 100 ml वाटर में डालते हैं, तो डालने के पश्चात उसमें से 10 ml निकालते हैं, फिर 90 ml जल में डालते हैं। ये प्रोसेस हम 5 से 8 बार करेंगे तो फिर भी हम पाएंगे कि वो जल जो है आपका रंगीन नज़र आएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से जो क्रिस्टल हैं, पानी की बहुत अधिक मात्रा में क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। अगला पॉइंट है 1.2 पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के जो कण हैं उनके क्या क्या आपके गुण हैं? पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अर्थात हम जब नमक, शर्करा को पानी में घोलते हैं तो कुछ समय बाद हम पाते हैं कि वो जो नमक और चीनी था वो पानी में पूर्णतः घुल गया। तो यानी अर्थात ये कहाँ चले गया? तो ये जो पानी के जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थान था, वहाँ ये समावित हो गया। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या है? एक रिक्त स्थान है। दूसरा 12.2 में आप देख रहे होंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो आपके क्या हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। अर्थात कहने की ये बात है कि जो पदार्थ के जो कण हैं वो गतिज ऊर्जा के कारण आपके गतिशील होते हैं। आप अगर उदाहरण की बात करूं तो हमें कोई अपनी कक्षा में या घर के किसी कोने में एक अगरबत्ती है, उसे हम रख दें बिना जलाए हुए, तो हमें उसकी सुगंध के लिए उसके समीप जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसे जला देंगे तो उसकी सुगंध जो है दूर से ही हमें अनुभव हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि तापमान बढ़ने पर जो है पदार्थ के कण जो है गतिशील हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं आपके पदार्थ के कण। अब यहाँ पे देखिए आप, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, जो है अगर हम बात करें कि जो कणों के बीच में रिक्त स्थान है होता है, तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण। अब विसरण की हम बात करें, यहाँ पर 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि विसरण किसे कहते हैं, तो 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। और हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण आपका क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। गर्म करने पर विसरण तेज होता है। अगला जो अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ का, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये एक दूसरे को आकर्षित किसके कारण करते हैं? पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इसी कारण जो है पदार्थ
कि कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला है जो है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाओं की हम बात करें तो पदार्थ के अपने 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पहला ठोस अवस्था की हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में हम जो कुछ इम्पोर्टेंट उसके विशेषता है वो हम जानेंगे। पहला, ये एक निश्चित आकार, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, इस पर सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, एक आप पेन ले लीजिएगा या पेंसिल ले लीजिएगा, अगर उस पेन और पेंसिल को आप देखेंगे उसका एक निश्चित आकार होता है, उसकी एक निश्चित सीमा होती है। अगर पेन की एक सीमा है, एक लंबी है, एक सीमा है, स्थिर आयतन होता है उसका, और नगण्य संपीड़ितता होती है। संपीड़ितता का मतलब अगर हम पेन और पेंसिल पर चोट करते हैं या उसको दबाते हैं तो दबेगा नहीं वो, हालांकि वो टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा, लेकिन वो दबेगा नहीं। तो इसकी जो संपीड़ितता होती है, संपीड़ितता का मतलब दबना, वो नगण्य होता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देखिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? ठीक है, चीनी और नमक को क्या माना जाएगा? क्या ये ठोस है? स्पंज को क्या माना जाएगा? क्या ये ठोस है? हाँ फ्रेंड्स, ये तीनों ठोस है। रबड़ बैंड भी ठोस है, चीनी भी ठोस में आता है, चीनी और नमक, और स्पंज भी ठोस के अंतर्गत आता है। अब ऐसा क्यों, क्या कारण है? बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार तो बदलता है, पर बल हटा, जैसे हम बल हटा लेते हैं तो वो अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, बल्कि दबता नहीं है, संपीड़न नहीं होता। तो इसी कारण ये हम कह सकते हैं कि ये आपका ठोस है। शर्करा और नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इसके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, उन जिनमें वायु का समावेश होता है। जैसे हमने दबाया, वायु निकल गई, और छोड़ दिया तो फिर वायु भर गई। तो हालांकि इसका संपीड़न संभव है, लेकिन ये फिर भी किसके अंतर्गत आता है? ठोस के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे आपका द्रव अवस्था में, यानी कि द्रव का आकार नहीं होता लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, जिस बर्तन में इसे रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं, ये तरल होते हैं। सभी जीवधारी अपनी जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विस्तरण संभव है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द्रव में ठोस, द्रव, गैस और गैस तीनों का विस्तरण संभव है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं इसकी तीसरी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पे ध्यान दिया जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे हवा में भरता है? उससे पता चलता है कि सिलेंडर में कितने गुब्बारे भरते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं कि गुब्बारे भरता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए होता कैसे है। हमने देखा कि ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की जो संपीड़ितता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। संपीड़ितता का मतलब दबाना। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, यानी कि हम अगर गैस को दबाएंगे तो ईजिली जो है आसानी से वो दब जाती है। आपने देखा होगा इसका एक जो उदाहरण है आपका, घरों में हम जो खाना बनाने वाली गैस है एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, और आजकल जो गाड़ियों में आपका एक प्राकृतिक गैस सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या आप देखते हैं जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रयोग किया जाता है उनमें जो गैस होती है वो संपीड़ित गैस होती है, यानी कि दबा दबा कर भरी जाती है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं और उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं और उनके पदार्थ के कितने रूप होते हैं, इसके बारे में चर्चा की। फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका बचा हुआ जो पार्ट है अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं जो प्रत्येक चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसका जो लास्ट में एक समरी बनाऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका एक समरी बना दूंगा, केवल आप उन्हीं को पढ़िएगा एनसीईआरटी में, जो आपके लिए काम आएगा। थैंक यू दोस्त। अगर मेरे वीडियो आपको
सही लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।